डियर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.2 के पहले कुछ एक दो परिभाषाएं हैं, उनको समझ लीजिएगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आपको जो आगे वाली प्रश्नावली है उसमें बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी कि कौन सी संख्या अपरिमेय कहलाती हैं और कौन सी संख्याएँ परिमेय कहलाती हैं। तो एक परिभाषा है और उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, तो उनको समझना है आपको ध्यान से। तो चलिए हम बता देते हैं आपको। अपरिमेय संख्या, पहली बात तो अपरिमेय संख्या है कि क्या है ना। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिनको P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे रूट में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो रूट के अंदर दी गई हों। अभाज्य संख्याएं जैसे 2 रूट के अंदर दी गई हो, 3 रूट के अंदर हो, 5 रूट के अंदर हो, 7 रूट के अंदर हो, मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो रूट के अंदर हो। अभाज्य संख्या की परिभाषा यदि आपको नहीं पता है तो वो भी बता देते हैं। वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होंगे, एक तो एक और स्वयं संख्या, इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। मतलब इन संख्याओं में केवल 1 से भाग जाएगा और स्वयं संख्या से जो संख्या लिखी है, जैसे 2 की बात करें तो 2 में 1 से भाग जाएगा और स्वयं 2 से जाएगा। 3 की बात करें तो 3 में 1 से जाएगा भाग और स्वयं संख्या 3 से जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं वो रूट के अंदर यदि लिखी हुई हैं तो समझ जाइएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। और एक और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसका जो 22/7 लिखा, अगर केवल 22/7 लिखा तो अब तो परिमेय होगा, है ना। केवल 22/7 पाई ना लिखा हो उसमें तो तब तो वो होगा क्या, एक परिमेय संख्या। लेकिन यदि, चूँकि ये जो 22/7 है ये अनुमानित मान है, रियल मान ये नहीं है। रियल मान तो इसका ये है पाई का 1.414632 ऐसा कुछ। मतलब ये मान हर बार संख्या कुछ ना कुछ बदलती रहती है। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि वे सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसाद अशांत हो और अनावर्ती हो, है ना। तो ये इसका एक विशेष गुण है कि वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो तो वो भी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत
अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब जिन संख्याओं की आवृत्ति पुनः पुनः ना हो, है ना, बार बार वही संख्याएं ना आए, हर बार एक नई संख्या मिल जाए। जैसे इसमें देखिए 4 के बाद 1 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिल गया, फिर 5 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। मतलब बार बार वही संख्या नहीं दोहर रही है कि बार बार वही संख्या दोहर हो, हर बार एक नई संख्या मिल जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ठीक, अब इसके बाद हम प्रश्नावली की बात करते हैं। प्रश्नावली ये नई किताब पर आधारित है ना, एनसीईआरटी की जो भी नया सिलेबस आया हुआ है उसमें प्रश्नावली 1.2 मिलेगा, और यदि आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें 1.3 मिलेगा। ठीक, तो देखिए प्रश्नावली 1.2, जिसमें हमें केवल यही सिद्ध करना है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, सॉरी पहले इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन, फिर प्रश्नावली के करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला इसका एग्जाम्पल है नौमा नहीं, सॉरी आपकी बुक में जो भी दिया गया हो वो देख लेना आपको। इसका जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। ये उदाहरण नंबर 5वां है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए पूरा हुआ है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका उल्टा मानेंगे। हमेशा जितनी ही ऐसा पूछा जाए कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हमेशा इसका उल्टा मानना है। अपरिमेय पूछा तो परिमेय मानना। माना √3 एक परिमेय संख्या है, हल डाल के माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या दो वाले संख्या है। ठीक, तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अर्थात √3 इक्वल ये बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q दो ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं, या P और Q दो पूर्णांक हैं। Q इज नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है ऐसा। ठीक, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको मान लेना है अपन को समीकरण, तो अभी नहीं मानना समीकरण, इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग, नीचे क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दें वर्ग। तो यहाँ दोनों पक्षों का जब वर्ग होगा तो √3 की घात 2 बराबर P की
पी बटे क्यू की घात 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट जो 3 है, अंडर रूट 3 की घात 2 है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे कोई संख्या लिखी है x और रूट के अंदर, ठीक, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट x गुणा अंडर रूट एक्स, ऐसा लिखा है। तो x अंडर रूट में है, ये x अंडर रूट में है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल x बाहर आ जाता है। ठीक, इसको विस्तार से समझना है तो अगले वीडियो में समझा दूंगा। ठीक, ये देखिए फिलहाल में आप इसको समझ लीजिए इतना ही कि यदि अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और उसकी घात पूरी 2 है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, वो संख्या अंदर वाली बच जाती है ज्यों की त्यों। तो इसमें क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। और इस 2 की घात का मतलब है कि p की घात भी 2 है और q की घात भी 2 है। ठीक, तो p की घात 2 बटे q की घात 2। इस q स्क्वायर को हम उस साइड ले जाएंगे, तो q स्क्वायर बराबर, इस 3 को लाएंगे हम इस साइड, या फिर हाँ एक लाइन बढ़ा देंगे, पी स्क्वायर, इस क्यू स्क्वायर को हम इस साइड ले आएंगे, ले आते हैं क्यू स्क्वायर को नहीं, खाली 3 को। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका ये मतलब है, इस समीकरण से हमें ये पता चलता है, इसको समीकरण 1 तो मान ही लेना है। इस समीकरण से हमें पता चलता है, देखिए कि पी स्क्वायर का एक, पी स्क्वायर जो है 3 से पूर्णतः विभाजित है। ये इससे पता चलता है कि पी स्क्वायर 3 से पूर्णतः विभाजित है। तब पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हम नीचे लिख देते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं, 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। ठीक, तब 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, देखिए, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जब पी स्क्वायर 3 पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए 3 पी का भी एक गुणनखंड होगा, पी का भी एक गुणनखंड होगा, पी का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक, अब जब इसका गुणनखंड हो जाएगा तब हम कह देंगे, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में, आप समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पर, जो समीकरण 1 बना था, इस समीकरण 1 में p का मान हमें ऐसा लेना है कि जो 3 नीचे 3 लिखा है, 3 उसके गुणनखंड के रूप में। क्यों ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका ना कि 3 p का एक गुणनखंड है। तो हमें मान लेना है, माना p बराबर 3k, मतलब 3 तो p का गुणनखंड है ही है, इसके अलावा कोई एक और संख्या हो सकती है, वो अभाज्य भी हो सकती है और भाज्य भी हो सकती है। ठीक, तो ये मान हमें समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, रख दे मान समीकरण 1 में, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर था, तो क्यू स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर p की जगह आ जाएगा 3k, है ना, p स्क्वायर की जगह, तो p स्क्वायर तो है ये, तो p तो ज्यों का त्यों रहेगा, ऐसा बना ना, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3 है, तो q स्क्वायर तो ज्यों का त्यों रहेगा, p स्क्वायर की जगह, p की जगह केवल 3k आ जाएगा, स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ 3 नीचे ज्यों का त्यों। ठीक, तो यहाँ q स्क्वायर ज्यों का त्यों, यहाँ 3 था, 3 3 का
9 और के, ये के है तो के की घात 2 बटे 3, ये 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3k²। इस 3 को इस साइड ले आए ना, एक बार पूरा पलट देते हैं, 3k² बराबर q²। ठीक, अब इस 3 को साइड ले जाओ, k का मान, k² का मान निकाल देते हैं, तो q² बटे 3। ऐसा इस समीकरण से क्या पता चलता है कि q² का एक q² 3 से विभाजित है, इसलिए q² का एक गुणनखंड 3 हो जाएगा, क्योंकि q² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए 3 q² का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, इसलिए 3 q का भी एक गुणनखंड होगा, q का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक, 3q का जब एक गुणनखंड है, q² का गुणनखंड है, तो q का भी गुणनखंड होगा। अब यहाँ पर देखिए अपन पता चल रहा है, अपन पहले से ये देखा था पहले वाले में, यहाँ पर पहला समीकरण सॉल्व होने से पहले, कि 3 p का एक गुणनखंड है। यहाँ हमने देखा, देखिए यहाँ पर कि 3 q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना क्या था ऊपर कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिखना है स्पष्ट है कि 3 p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमने माना था कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि ये सिद्ध हो रहा है कि p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो एक विरोधाभास है। अंत में लिख देना, अतः हमारी मान्यता या कल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, तो अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको देखने के लिए, और आप यदि कमेंट करते हैं तो इसके और भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल इसी के समान आपको अगले क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और इसके जो प्लस माइनस वाले हैं या गुणा भाग वाले हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। जैसे √5 का है तो √5 का जैसे निकालना है, या √2 का निकालना है, जैसे √2 का निकालना पहले, तो इसमें जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। जब 5 का निकालेंगे तो जहाँ जहाँ 3 लिखा वहाँ 5 लिख देना, बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। और जैसे कहीं 7 का आ गया था तो जहाँ जहाँ 3 लिखा वहाँ 7 लिख देना, बस इतना सा काम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। और आज के लिए इतना ही।